बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ एक नए लेक्चर के साथ आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और इसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको जो है वो बताएंगे। मैं जो है वो डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट से जो है अब आपको जो है वो लेक्चर्स दे रहा हूँ। पहले हमने फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा। और आज मैं इसकी जो है वो, क्योंकि हमने फंडामेंटल्स के अंदर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी, उसके अंदर एक कॉस्ट अकाउंटिंग भी ब्रांच थी, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी। तो तीनों को जो है वो हम इनको भी जो है वो साथ लेके चलेंगे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंटली जो है वो मैं साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उनके ऊपर भी वीडियोस जो है वो आपको जो है बना के दूंगा, ताकि आप उससे जो है इंफॉर्मेशन गेट कर सकें और उसमें आप अपना जो नॉलेज गेन कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले जो है हमने ये देखना है कि कॉस्ट है क्या चीज। तो कॉस्ट बेसिकली जो है वो सबसे पहले उसमें मैं बता दूं कि कॉस्ट कोई भी चीज है या कोई भी हम चीज खरीदते हैं या हम बनाते हैं या हम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं या बाजार से भी लेने जाते हैं, तो वो चीज जो हम उस चीज को बाय करने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए या उसके लिए जो चीज हम पे करते हैं उसको हम जो है वो कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी स्पेसिफिक जो है वो सर्विसेज से रिलेटेड, ताकि फिर हम उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की एक्चुअल कॉस्ट जो है वो मालूम कर सकें और फिर हम उसके मुताबिक अपना जो है वो सेलिंग प्राइस उसकी जो डिसाइड कर सकें, ताकि हमें जो है वो अपने ऑपरेशंस के अंदर, अपनी उस प्रोडक्ट के अंदर, अपनी उस सर्विस के अंदर लॉस ना हो। तो कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक ब्रांच है अकाउंटिंग की। और इसके बगैर हम जो है वो मुख्तलिफ डिसीजन जो है वो, जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं या जो है वो प्रोडक्ट प्राइसिंग के हवाले से डिसीजन है, वो हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? कॉस्ट का मैंने आपको बताया। कॉस्ट क्या है? कुछ भी चीज, कोई भी चीज हम जो पे कर रहे हैं किसी भी चीज को गेट करने के लिए, उसको हम उस चीज की कॉस्ट कहते हैं। वो पैसे भी हो सकते हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्टिंग जो है वो किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, किसी भी स्पेसिफिक सर्विस की जो कॉस्ट है उसको मेजर करने का जो मेथड है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। और इसके बाद जो कॉस्ट असर्टेनमेंट, इसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स यूज हुई हैं। असर्टेनमेंट का मतलब है कि हम एक्चुअल कॉस्ट को जो कंप्यूट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की या जो है सर्विसेज की, जो कि उससे रिलेटेड इंकर्ड हुई होती हैं। और कॉस्ट एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम जो है वो एस्टिमेट, पहले ही हमने कुछ लगाया होता है कि अच्छा, अगर हम जो है वो कोई भी प्रोडक्ट हमारी है तो उसके अंदर हम एस्टिमेट भी बनाते हैं कि अच्छा, कोई भी काम शुरू करने से पहले या कोई भी चीज खरीदने से पहले या कोई भी हम जो है वो वर्किंग स्टार्ट करने से पहले तो हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि अच्छा, मेरे पास इतने पैसे हैं, तो क्या मैं जो फलां चीज लेना चाह रहा हूँ या मैं फलां चीज बनाना चाह रहा हूँ या कोई भी प्रोडक्ट जो वो बिजनेस जो अपनी नई लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसमें वो देखता है कि अच्छा, जो है वो मार्केट में ये कितने में अवेलेबल है। अगर मैं उसको खुद बनाता हूं तो उसके अंदर कितने जो है वो उसको ऊपर मुझे कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो उसके एक एस्टिमेट वो बनाता है। एक्चुअल उससे वेरी भी कर सकती है, उतनी भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। एस्टिमेशन हम जो है वो जो चीजों की प्राइसेस मार्केट में अवेलेबल होंगी, जो उसको बनाने के लिए यूज होती होंगी या जो सर्विसेज के दौरान जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, उनके ऊपर जो कॉस्ट है उसको हम एस्टिमेट करते हुए अपनी जो है वो डिटरमन करते हैं उसकी कॉस्ट, कि उस गुड्स की या उस सर्विसेज की कॉस्ट क्या है। तो बेसिकली अब इसके अंदर आपने जो कॉस्ट और अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के बारे में पढ़ लिया। और उसके अंदर जो दो तीन टर्म्स यूज हो रही थी, कॉस्ट असर्टेनमेंट और कॉस्ट एस्टिमेशन, वो भी मैंने आपको बता दिया। असर्टेनमेंट मींस के जो भी हम चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमने एक्चुअल कॉस्ट को कंप्यूट करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के? जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है
कि हम असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके अंदर जो है वो हम किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी स्पेसिफिक सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो हम उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको गैदर करते हैं, ताकि हम अगले जो है वो फ्यूचर के या उस प्रोडक्ट के हवाले से अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें। उसके अलावा जो है वो हम फिर जब हमारे पास एक स्पेसिफिक कॉस्ट आ जाती है तो फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा मार्केट में वो चीज़, उसके ऊपर हम अपना मार्जिन डिसाइड करते हैं, उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि मार्केट में ये चीज़ कितने में अवेलेबल है। तो अगर मार्केट में उससे कम प्राइस में अवेलेबल है तो फिर हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट क्यों ज़्यादा आ रही है, तो फिर हम उसके अंदर अपने कंट्रोल्स को सेट करते हैं ताकि हम उस कॉस्ट को कम कर सकें। अपने जो सिस्टम के फ्लॉज को देखते हैं ताकि जो हम अपनी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है या सर्विसेज कॉस्ट है उसको कम से कम बना सकें। उसके बाद जो है वो हमने डिसीजन करना होता है बिजनेस पॉलिसी के लिए कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विसेज है वो बाहर से लेते हैं तो हमें सस्ती पड़ती है, और अगर हम इन हाउस उसको उस प्रोडक्ट को बनाते हैं या इन खुद जो है वो इटसेल्फ जो है वो हम वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हमें क्या कॉस्ट आती है। तो दोनों में हमने वो डिसीजन करना होता है। उसमें हमारा जो है मेक और बाई का डिसीजन होता है कि हमने खुद बनानी है या इसको बाई करना है। तो जो हमें सस्ती पड़ेगी हम उसमें, तो वो जब कब हम कर सकेंगे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम उसको कर सकेंगे। उसके बाद जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस है कि जब हम कॉस्ट हमको पता होगी, हम एक्चुअल कॉस्ट उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की निकाल लेंगे, तब ही जो है हम उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंपैरिजन। तो सबसे पहले पर्पस, तो दोनों के पर्पस में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हम आप पिछले लेक्चर्स भी मेरे सुने तो उसके अंदर भी आपको ये चीज जो वाज़ेह होगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस, अभी जैसे कि हमने अभी भी मैंने आपको बताया, उसका पर्पस है हम ये मैनेजमेंट के लिए होती है, इंटरनल पर्पस के लिए होती है, ये एक्सटर्नल पर्पस के लिए नहीं होती। इसमें हमने मैनेजमेंट ने डिसीजन मेकिंग करनी होती है किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, और ये टोटल इसकी जो बेस करती है या इसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो मैनेजमेंट ने इसको यूज करना होता है, और उस उन्होंने इससे जो जनरेट डाटा होता है उसको यूटिलाइज करना होता है। जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका जो जनरेटेड जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होती हैं। उसमें सप्लायर्स भी होते हैं, उसमें हमारे फाइनेंशियल सप्लायर भी होते हैं, उसमें हमारे जो है रॉ मटेरियल के सप्लायर्स भी होते हैं, और उसमें जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि कंपनी के अंदर इन फ्यूचर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो वो उसके लिए होती है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, तो हम अगर कंपनी लॉ के बारे में अगर आपको पता है तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ा था हमने, तो एक तो उसके मुताबिक बनानी होती है और दूसरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होती है अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ के जो कंपनी होती है उसने अपनी फिस्कल ईयर 1 साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट करनी होती हैं, और वो आम जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए 6 मंथ के अंदर, जो भी उनका जहां से भी जो है वो ईयर एंड होता है, जो भी डेट है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उस फाइनेंशियल जो जितने भी उसके फाइनेंशियल्स हैं उसकी जो डेट है उसके 6 माह के अंदर अंदर वो अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 31 दिसंबर 2019 को फिस्कल ईयर एंड हुआ है तो 30 जून 2020 से पहले पहले वो अवेलेबल होनी चाहिए जनरल पब्लिक के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ये लॉ कंपनी लॉ के मुताबिक हमने इसको फॉलो करना होता है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो बेसिकली जो है वो कॉस्ट और प्रॉफिट का तभी हम एनालिसिस कर सकते हैं जब हम प्रॉपर हमने जो है वो अपनी कॉस्टिंग की होगी, हमने जो है वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हमने इंकर किए हैं वो उसको हमने जो है वो सर्टेन किया होगा और हमने मैयर कर ली होगी, और फिर ही हम उसकी जो है उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी मैयर कर सकते हैं कि ये हमने इस प्रोडक्ट से इतना जो है वो कमाया या इस प्रोडक्ट पे हमें इतना मार्जिन जो मिल रहा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस तरह का कोई भी एनालिसिस जो है वो कॉस्ट और प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं होता। उसमें ओवरऑल जो है वो हो रहा होता है कि जो हम रेशो एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारी जीपी रेशो कितनी है, हमारी जो है वो इनकम जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशो कितनी है, नेट इनकम रेशो कितनी है,
और मुख्तलिफ उसमें वो जो रेशियो एनालिसिस की परफॉर्मेंस हम उसमें चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें कॉस्ट और प्रॉफिट का डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं होती। उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, तो जो अभी भी ऊपर भी पहले में भी मैंने जिक्र किया कि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो हमारे एक फिस्कल ईयर के लिए फॉर द ईयर होते हैं और हमने एक साल में वो प्रेजेंट करने होते हैं और फॉर द वन पीरियड एक साल के बाई जो एनुअल आपके अकाउंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। और जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके अंदर ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी 10 दिन की भी को स्टेटमेंट बना सकते हैं, को 5 दिन की बना सकते हैं, या जो भी आप उसमें उससे रिलेटेड जो है वो कोई भी डाटा गेट करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जो है उसके अंदर कोई भी प्रोडिसिटी की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं है। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट बनती है, वो हम जो है वो जिसको जहां से हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड है उनकी कॉस्ट भी निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालते हैं और उसको फिर आगे इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हैं, तो वो है। लेकिन इसके अंदर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट या कोई प्रोडिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद कंट्रोल एस्पेक्ट, तो कंट्रोल एस्पेक्ट जो है वो उसके हवाले से है कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से कि हम किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जब असर्टेन करते हैं कॉस्ट, तो उसके ऊपर फिर हम कंट्रोल्स लगाते हैं अपने और उसको ताकि हम अपनी जो है वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, तो हम जो है वो इसके अंदर जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो है वो पुरानी जो हमारी हिस्टोरिकल और पहले से जो हमने डिटरमिन की होती हैं वो कॉस्ट, वो भी जो है वो कैलकुलेट करते हैं और उनकी बेस पे भी हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं और उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इससे जो है वो कोई लिंक नहीं है। उसमें जो है वो और जो है वो लिहाज से हम हिस्टोरिकल डाटा यूज करते हैं, वही मैंने जो आपको पहले भी एग्जांपल दी जो है वो हमारी उसके अंदर रेशियो एनालिसिस के अंदर, लेकिन उसमें एज सच कोई भी इस तरह की जो है वो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट और वगैरह इस तरह की कोई भी जो है कंपैरिजन या जो वो ये चीजें या उसमें एस्टिमेट्स वगैरह हम जो है वो नहीं बनाते, जो जबकि हम जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। उसके बाद हमने बताया था, आपको फॉर्मेट्स भी बताए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का, इनकम स्टेटमेंट का, कैश फ्लो के जो वो आईएएस के अंदर भी बताया था। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स होते हैं, हमने उन फॉर्मेट्स को फॉलो करना होता है और उसके मुताबिक हमने जो, और हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लेक्चर के अंदर 1 के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि क्या क्या चीजें आपने लाजमी प्रेजेंट करनी है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है या ये नहीं करनी है या ये फॉर्मेट यूज करना है, ये फॉर्मेट यूज नहीं करना। इसमें आप अपनी मर्जी से, आप अपनी आसानी के लिए, मैनेजमेंट की आसानी के लिए कोई भी फॉर्मेट, कोई भी वे आउट, कोई भी तरीकाकार, कोई भी इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है वो उसके अंदर जो है वो आपको फॉर्मेट की कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, और इसमें आपकी जो दोनों के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्डेड वो डिफरेंट है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो है वो हम ओवरऑल कॉस्ट को डिवाइड भी कर रहे होते हैं, जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। जाहिर सी बात है जो कुछ ऐसे जो है ओवरहेड्स होते हैं जो आगे हम जाके पढ़ेंगे, कुछ डायरेक्ट लिंक होते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो उसको डायरेक्टली असरटेन हो जाते हैं, और कुछ जो इनडायरेक्ट होते हैं जो कि हमने प्री डिफाइंड जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेथड्स हैं जो कि हम उसके ऊपर जो है किसी भी बेस को यूज करते हुए हम उसको प्रोरेट करते हैं उसके अंदर। तो डिफरेंटली जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होती हैं, और जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक सर्टेन जो है वो वे आउट है जिसके अंदर हमने अकाउंटिंग साइकिल भी पढ़ा था, वो सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड है। उसके अंदर हमारा जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है, उसकी फिर रिकॉर्डिंग होती है जर्नल के अंदर, फिर लेजर्स में जाती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाती है, ट्रायल बैलेंस में फिर आगे एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, फिर क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, और उसके बाद फिर जो पोस्ट क्लोजिंग जो ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ये सारी चीजें तो सारी की सारी 1 बाय 1 मैंने आपको बता दी कि हर चीज जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कुछ काफी सारी आपने देखा कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो है वो कंपनी लॉज की रिक्वायरमेंट्स हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं? कॉस्ट सेंटर बेसिकली
आप उसके वर्ड से ही जो है वो गेट कर सकते हैं आइडिया। कोई भी जो एक तरह की चीजें हैं वो हम एक जगह पे इकट्ठी कर देते हैं, और जो मुख्तलिफ चीजें हैं उनको हम सेपरेटली रखते हैं। तो किसी भी कॉमन टाइप की चीजों को एक जगह पे, किसी भी कॉमन टाइप की जो कॉस्ट है या जो एक्सपेंसेस है उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देना, उसको हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। वो जो एक, उसको हम स्पेसिफिक नाम दे देंगे, तो उसको हम एक स्पेसिफिक ग्रुप का, एक स्पेसिफिक किसी भी चीज का वो एक हमारा ग्रुप बन जाएगा कि ये जो है वो इस तरह, इस टाइप की चीजें इस ग्रुप के अंदर आएंगी, इस टाइप की चीजें इस ग्रुप में आएंगी। तो उसको हम जो कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि पर्सनल और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज कॉस्ट सेंटर्स। पर्सनल एंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स का मैंने आपको जो डिफरेंस बता दूं, पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स वो होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक ग्रुप, मतलब उसके अंदर किसी पर्सन का जो वो लिंक, जैसे कोई भी एरिया मैनेजर, कोई भी लाइन मैनेजर, कोई भी सुपरवाइजर, तो ये जो है वो किस में आ जाएंगे, ये पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स आ जाएंगे। इनकी जो सैलरीज जा रही होंगी इनके, वो उसमें आएंगे। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर जो है वो वाले होंगे जो कि जिसके अंदर किसी फिजिकल पर्सन की जो है वो कोई जो है वो उसके अंदर नहीं होगी इन्वॉल्वमेंट। उसके अंदर आपके जो मशीन आ जाएगी और मशीन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी। इसी तरह प्रोडक्शन और सर्विसेज कॉस्ट सेंटर, तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वो होगा, वो फैसिलिटी जहां पे आपका प्रोडक्शन जो वो रन हो रही, जहां पे मशीनें चल रही हैं, जहां पे लेबर काम कर रही है, जहां पे प्रोडक्शन आपके प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो हम आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होगा। और सर्विस कॉस्ट सेंटर वो होगा जो प्रोडक्शन को असिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर बैठा हुआ, वो लहदा साइड पे बैठा हुआ, वो उसको सुपरवाइज कर रहा है, तो या लेबर रूम है या उसके अंदर जो है वो लेबर जो आके जो वहां से उनको असिस्ट किया जा रहा है, आपने ये काम इस तरह से करना है, आपने ये काम इस तरह से करना है, आपने ये काम इस तरह से करना है, तो उनको बताई जा रही हैं चीजें, तो वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। और प्रोडक्शन जो है वो वहां फिजिकल जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कोई भी प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस की जा रही है। उसके बाद आ जाते हैं कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट आर थिंग्स दैट द बिजनेस इज सेट अप टू प्रोवाइड, ऑफ विच कॉस्ट इज असरटेन्ड। तो यूनिट मतलब कि वो वाली चीज, कौन सा यूनिट, कोई भी एक आप जो है वो उठा लें कोई भी चीज, तो आप मोबाइल कंसिडर कर लें कि मोबाइल है, ये एक यूनिट है। तो मोबाइल के लिए क्या हम ये बताते हैं कि जो कॉस्ट हम असरटेन, अब उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जो मोबाइल की अगर हमने कॉस्ट निकालनी है, तो जो भी कॉस्ट असरटेन कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, मोबाइल। तो मोबाइल क्या है, एक यूनिट है। तो यूनिट, इसके अंदर जाहिर सी बात है जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो यूज हुई हैं, इसमें एलईडी यूज हुई है और भी मटेरियल यूज हुआ है, तो ये सारी की सारी इनसे रिलेटेड हम कॉस्ट गेट कर रहे हैं, और उसको एक जो है मोबाइल के हेड में कि ये मोबाइल हमने इसके अंदर ये तो मोबाइल हमारा एक यूनिट है। यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, यूनिट ऑफ सर्विस हो सकता है, आर टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट मे बी सर्टेन आर एक्सप्रेस। उसके बाद जो वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सच एज रैम ऑफ पेपर, अ टन ऑफ स्टील, अ मेटल ऑफ मीटर ऑफ केबल, तो ये एक यूनिट है। यूनिट ऑफ सर्विस में सच एज जो वो पैसेंजर माइल्स, कंसल्टिंग ऑवर्स, रूम पर डे, बेड पर डे, तो इसके अंदर जो वो सर्विसेज से रिलेटेड, इसमें कोई फिजिकल चीज नहीं होगी, इसमें कोई ना कोई आप सर्विसेज ले रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सर्विसेज से रिलेटेड उसको हम यूनिट कंसिडर करेंगे। और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो यूनिट होगा वो एक फिजिकल कोई भी चीज होगी, मोबाइल हो सकता है, पर्स हो सकता है, कोई भी चीज जो है वो फिजिकली वो अवेलेबल होगी। उसके बाद जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में हम आ जाते हैं। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के अंदर जो है वो जॉब कॉस्टिंग या इसको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग है, और अदर मेथड्स आर वेरिएशन ऑफ वन ऑफ दीज मेथड्स। तो जो इसके अलावा मेथड है वो इनके इन्हीं के जो है वो आप सब कैटेगरी समझ लें कि इन्हीं की थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ इन्हीं के अंदर वो यूज हो रहे होते हैं। और मेथड बेसिकली होता क्या है, मेथड कोई भी टेक्निक है, ये बेसिकली एक टेक्निक है कि जिसके जरिए हम जो है वो अपनी कॉस्ट उसको असरटेन करते हैं, ठीक है। और जो इसका मतलब, अब आप कहेंगे कि हमने कौन सा कहाँ पे यूज करना, तो वो आपने जो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है वो आपको, या जो आपकी कंपनी या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके प्रोसेसेस, उसकी टाइप से जो है ना आपने गेट करना है कि आपको कौन सा जो है वो
सूट करेगी, कौन सी जो मेथड जो वो सूट करेगा, आप उसके मुताबिक जो है उसको लेके चलेंगे। तो इसके अंदर आपको मैंने दो बता दी, जॉब कॉस्टिंग या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इसको बोलते हैं, और दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में है कि एक जॉब है, ठीक है, उसको आपने जो पूरा करना है, ठीक है, वो आप एक स्पेसिफिक जो जगह पे आपने वो जो उसको बनाना है। और प्रोसेस से जैसे उसके नाम से जो वो जाहिर है कि वो एक जगह पे नहीं बनेगी, उसके प्रोसेसेस होंगे। पहले उसकी जो उसका रॉ मटेरियल तैयार होगा, फिर आगे उसके जो उसके नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएगी, फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट, मतलब ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट शिफ्ट होती जाएगी, और एंड पे जो वो आपके पास एक जो एंड प्रोडक्ट जो फिनिश गुड जो वो निकलेगी। तो जॉब के अंदर एक स्पेसिफिक जॉब है, उसको आपने कंप्लीट करना है, आपने शुरू किया, आपने एंड प्रोडक्ट देनी है। प्रोसेस कॉस्टिंग आपने शुरू किया लेकिन आपने एंड प्रोडक्ट नहीं देनी, आपने अपने डिपार्टमेंट की एंड देनी, वो अगले में यूज होगी, वो उससे अगले में यूज होगी, वो उससे में अगले में यूज होगी। 4 5 6 10 8 15 जो भी कंपनी के प्रोसेसेस हैं उससे गुजरने के बाद फिर वो जाके एक एंड प्रोडक्ट बनेगी। उसमें आप जो गाड़ी की मिसाल ले सकते हैं कि गाड़ी की जो वो आपने अगर कहीं पे कोई भी ऑडियो में वीडियो में के अंदर देखा हो, तो उनका प्लांट देखा हो, तो उसमें मुख्तलिफ जो फेजेस चल रहे होते हैं कि वो एक जगह पे उसके जो वो उसकी बॉडी है उसको तैयार किया जाता है, फिर दूसरी जगह पे दूसरी चीजें फिक्स की जाती हैं, तीसरी जगह पे और चीजें फिक्स की जाती हैं, और एंड पे जो फिर पेंट होता है, फिर जो एंड पे फिर टायर लगते हैं, सारा कुछ। तो एंड पे जाके फिर वो काफी सारे प्रोसेस से गुजर के वो एंड पे जो वो मुकम्मल गाड़ी जो तैयार होती है। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग ही जो चल रहे हैं, तो अब हम आपको बताते हैं कि ये आपने अप्लाई कहाँ करने हैं। वेयर वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वो वाली कॉस्टिंग कि जहां पे आपने अपना जो वर्क है वो अंडरटेक करना है कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट के ऊपर, कि कस्टमर आपको कह रहा है कि मुझे ये स्पेशल प्रोडक्ट बना दें, तो आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के आपने एक ऑर्डर की कॉस्ट बनानी है कि उस स्पेसिफिक जो भी उसने स्पेसिफिकेशन बताई है उसके अंदर आपके सिस्टम की अपनी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। आपको जो आपका कस्टमर है वो आएगा, वो आपको बताएगा कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन की चीज चाहिए, तो आप उस स्पेसिफिकेशन की हर जॉब ऑर्डर की हर जो वो डिफरेंट कॉस्ट जो डिफरेंट होगी। जाहिर सी बात है अगर उसके अंदर स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है तो उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट होगी। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और टर्मिनल कॉस्टिंग, इट इज सेम एज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, हाउएवर जॉब इज स्मॉल एंड कॉन्ट्रैक्ट इज बिग। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड मे कंटिन्यू फॉर मोर देन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसके बाद अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ये मैं वो वाली कॉस्टिंग आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका हमारा पहला जो मेथड था उसके अंदर ये चीजें आती हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और टर्मिनल कॉस्टिंग, इसको भी हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ही जो कंसीडर करते हैं। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर आप एक घर बना रहे हैं, आपने कॉन्ट्रैक्टर ने एक घर बनाने का ठेका लिया, एक कुछ सड़क बनाने का ठेका लिया, या कोई भी चीज कोई पुल बनाने का ठेका लिया, तो उसके अंदर जो है उसने एक रिक्वायरमेंट उसको दे दी जाती है, उसके मुताबिक उसने वो चीज तैयार करनी है, उसकी उसने कॉस्टिंग करनी है, तो इसको भी हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहेंगे। और इसमें सिर्फ ये फर्क होगा जो ऊपर वाली चीज है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली लॉन्ग पीरियड का होता है, और एक जॉब जो है वो कोई भी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना, तो वो एक जो स्मॉल पीरियड के लिए हो सकती है। उसके बाद बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ अ बैच आर ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज असर्टेन, ईच बैच ऑफ प्रोडक्ट इज अ कॉस्ट यूनिट फॉर विच कॉस्ट आर असर्टेन्ड, ठीक है। तो इसके अंदर बैच कॉस्टिंग के एक स्पेसिफिक जो एक तरह की जो चीजें हैं उससे रिलेटेड हमने जो वो कॉस्ट ऑफ अ बैच और ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेम एक तरह की जो चीजें हैं उससे रिलेटेड जो वो सर्टेन करनी है। ईच बैच ऑफ प्रोडक्ट जो इज अ कॉस्ट यूनिट, एक जो बैच है वो एक कॉस्ट यूनिट है, उसके लिए हमने जो एक स्पेसिफिक बैच बनाने के लिए जो हमने उसके अंदर जो एक तरह की चीजें हैं उससे रिलेटेड हमने जो उसकी कॉस्ट को सर्टेन करना है, और उस बैच को हम एक सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे, और उसके अगेंस्ट हम जो है वो
अपनी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे और एंड पे उस बैच से जितनी प्रोडक्ट हमें हासिल होगी उसको से हम उसको डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। तो आपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग देख ली, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देख ली, उसको भी जॉब ऑर्डर ही कहते हैं, लेकिन उसमें जॉब ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क सिर्फ इतना है कि उनका ड्यूरेशन का फर्क होता है। बैच कॉस्टिंग किसी भी स्पेसिफिक बैच मतलब उसको हम एक यूनिट कंसीडर करते हैं। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो उसके में ग्रुप या बैच है उसको जो हम उसके अगेंस्ट असरटेन करते हैं और उसमें जो हम उसके रिलेटेड जो उस बैच से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट जो इनकर हो रही होती हैं। तो इसमें जो है वो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि पेंट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है वो ये बैच प्रोसेसिंग जो बैच कॉस्टिंग यूज होती है। उसमें किसी भी एक शेड का जो है वो लैदा से बैच चलाया जाता है। फॉर एग्जांपल व्हाइट का लैदा होता है, ऑफ व्हाइट का लैदा होता है, ऐश व्हाइट का लैदा होता है, ब्लू का लैदा होता है। तो अगर हमें व्हाइट चाहिए तो हम व्हाइट के लिए अपना पूरा बैच और उसके लिए सारी कॉस्टिंग उसमें जो हम असरटेन करेंगे। ब्लू के लिए हमें लैदा बैच चाहिए और ऑफ व्हाइट के लिए हमें लैदा चाहिए। तो ये जो है वो जो हमारी पेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर आपको ये एग्जांपल जो है मिल जाती है बैच कॉस्टिंग। और भी काफी सारी चीजों में ये यूज हो सकती है बैच कॉस्टिंग पेंट के अलावा। उसी के बाद जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में अगला जो हमारा आ जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि अप्लाइज टू अ कॉन्टेक्स्ट वेयर देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस के एक प्रोसेस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ये वाले जो प्रोसेसेस हैं इसके अंदर प्रोसेस अकाउंटिंग कॉस्टिंग जो है वो इस्तेमाल होती है। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस की हम लेता एक्यूमुलेट करते हैं और आखिर पे जाके उसको टोटल कर लेते हैं और डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ यूनिट हमने गेट किए तो उससे हमने पर यूनिट कॉस्ट जो वो आ जाती है। ऑपरेशंस कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट असर्टेनमेंट फॉर ईच ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन को कंपनी रन कर रहे हैं कुछ चीज तो ऑपरेशंस रिलेटेड हमने कि उससे रिलेटेड जितनी भी हम कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, को सैलरी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, को एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो उसको हम ईच ऑपरेशन हमारा एक सिंगल यूनिट होगा और उसके अगेंस्ट हम जो कॉस्ट को असरटेन करेंगे। उसके बाद सर्विस कॉस्टिंग है। इट इज अप्लाइड टू सर्विसेज कॉस्ट यूनिट एज अ पैसेंजर, किलोमीटर, रूम पर डे, बेड पर डे। तो ये सर्विसेज से रिलेटेड है कि जो है वो कोई एक कमरा लेने में हमें कितनी पे करनी पड़ेगी, सर्विस देने में जो है हम कितना चार्ज करेंगे, जो है वो हम रूम का कितना चार्ज करेंगे, पैसेंजर किलोमीटर जो बस के अंदर हम सर्विस करते हैं सफर करते हैं तो उसके अंदर हम सर्विस वो हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हम उसके अगेंस्ट उनको पैसे पे करते हैं और वो हमें उसके बदले हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। तो इसको हम ऑपरेटिंग आज सर्विसेज कॉस्ट कहते हैं। तो आज तक का जो है वो हमारा यहाँ तक लेक्चर था और इसको आप अच्छे तरीके से जो है वो देखिएगा और इसके अंदर कोई भी मसला हो, कहीं पे भी आपको समझ ना आ रही हो तो आपने जो है वो कमेंट के अंदर हमें बताइएगा। हम इंशाल्लाह उसको जो है वो सॉल्व भी करेंगे, आपको उसके बारे में बताएंगे भी। और एंड पे मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो भी लेक्चर्स आए तो वो आपको मिल सके टाइमली और आप उनको सुन सकें और सुन के आप अपना नॉलेज गेन कर सकें। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो कल भी हमारा जो है इसी के ऊपर जो है इससे आगे हम चलेंगे, इसी को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे।